हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 10th के फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, ह्यूमन आई एंड रेनबो ऑफ कलर्स। तो इस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आया हूँ वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आइए जानते हैं हम लोग कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कि जो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल पाया जाता है, एटमॉस्फेयर पाया जाता है, उसकी भौतिक दशाएं यानी फिजिकल स्टेट्स जो होता है वह बहुत भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। अर्थात उसमें ताप परिवर्तन के कारण उनके जो वायुमंडल की कई परतें होती हैं उसमें ताप परिवर्तन के कारण विभिन्न घनत्व में उपस्थित होती हैं। जैसे वायुमंडल के कुछ भागों पर ताप बहुत अधिक रहता है, वहाँ वायु जलती रहती है या आग लगी रहती है, और कहीं ताप कम रहता है तो वहाँ जो वायु रहती है वह हल्की रहती है, ठंडी रहती है। और कुछ स्थानों पर मध्यम ताप होता है तो वहाँ की वायु हल्की गर्म रहती है। तो वायु में इस ताप परिवर्तन के कारण या वायुमंडल में ताप परिवर्तन के कारण उसमें उपस्थित जितने भी कण होते हैं, वायुमंडल के जो संघटक कण होते हैं, उनके घनत्व में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण वायुमंडल के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कुछ स्थानों पर उसका अपवर्तनांक अधिक होता है और कुछ स्थानों पर अपवर्तनांक कम होता है। तो जहाँ ताप कम होता है वायुमंडल का, वहाँ उसका घनत्व, वायु का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। और जहाँ ताप अधिक होता है वहाँ उसका घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण उस माध्यम का अपवर्तनांक कम हो जाता है। इस तरह से देखा जाता है कि वायुमंडल की विभिन्न भौतिक दशाओं के कारण उसमें विभिन्न घनत्व के कारण, विभिन्न भौतिक दशाओं के कारण उनके माध्यम में घनत्व का जो होता है असमान वितरण हो जाता है, जिसके कारण उनके अपवर्तनांक अलग अलग हो जाते हैं। तो कई परतों के विभिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यमों में वायुमंडल विभाजित हो जाता है। तो इस तरह से यदि प्रकाश किरण उस वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वहाँ विभिन्न अपवर्तनांक के कारण उसके मार्ग में विचलन हो जाता है, अपवर्तन की क्रिया घटित हो जाती है, जिसके कारण उसके मुख्य मार्ग की जो दिशा होती है वह उस वायुमंडल से गुजरने के बाद उसमें परिवर्तन हो जाता है, विचलन हो जाता है। तो उसी क्रिया को कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन, कहा जाता है एटमॉस्फेरिक अपवर्तन, रिफ्रैक्शन उसको बोला जाता है। तो जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसमें उस पर आधारित बहुत से प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जिसको हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। इसमें पहली घटना वायुमंडलीय अपवर्तन की कि सूर्य तथा तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचे दिखाई देते हैं। कि जो सूर्य और तारे होते हैं उनकी जो वास्तविक स्थिति है, तो हम लोग जब पृथ्वी से देखते हैं, पृथ्वी तल से, तो वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, उसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन है, जो कि चित्र में प्रदर्शित है। कि मान लीजिए ये पृथ्वी तल है और पृथ्वी तल पर कोई भी प्रेक्षक, कोई व्यक्ति उपस्थित है और वह आकाश में स्थित तारे या सूर्य को देख रहा है। तो मान लीजिए ये तारा या सूर्य है, इसकी स्थिति यहाँ पे है। तो यहाँ इस तारे या सूर्य को देखेगा प्रेक्षक, तो यहाँ से तारे और सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जब उसके नेत्र पर पड़ेंगी तब वह उसको दिखाई देगी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो वायुमंडल होता है उनका घनत्व, ताप और घनत्व के आधार पर उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। तो उनका जो विस्तार होता है वह पृथ्वी तल के त्रिज्यतः गोलाकार आकृति में इस तरह से मान सकते हैं, उनको कई रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और सभी रेखाएं जो होती हैं एक के बीच विभिन्न माध्यम की परतों को, विभिन्न माध्यम के अपवर्तनांक वाले परतों को प्रदर्शित करती है। यानी जैसे जैसे पृथ्वी की ओर जाएंगे इनका अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, वायुमंडल की सघनता बढ़ती जाती है, अपवर्तनांक बढ़ता जाता है।
तो यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, तो जब ये वायुमंडल का जो अपर्तनांक होगा एक समान होगा तो वहाँ प्रकाश किरणें सीधी चलेंगी। जैसे अपर्तनांक बदलेगा कई परतों के रूप में तो उसके मार्ग में विचलन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, क्योंकि विभिन्न माध्यमों में जब प्रकाश किरण जाती है तो उसके मार्ग में विचलन होता है। उसी तरह से विचलन होगा तो इसके मार्ग में विचलन के साथ साथ इसका जो पथ होता है वक्री हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तब वह टेढ़े मेढ़े तरीके से या विचलित रेखाओं के रूप में प्रेक्षक के नेत्र पर पहुंचती है। तो वहां से देखा जाता है, एक आभासी रेखा खींचेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो प्रकाश किरणें हैं इधर से ना आकर किसी अन्य स्थितियों से आ रही हैं। तो यही जो स्थिति होती है इस तारे या सूर्य की आभासी स्थिति होती है। वास्तविक स्थिति यहाँ है, आभासी स्थिति यहाँ होता है। इसलिए ये क्षितिज से पृथ्वी के समानांतर जो तल होता है जिसको क्षितिज बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, उससे इसकी स्थिति जो वास्तविक स्थिति होती है इतना ऊंचाई वो होता है, जो आभासी स्थिति होता है इतना होता है, यानी उससे ऊंचे दिखाई देने लगते हैं। तो यही कारण है कि हम लोग जब यहाँ से अपवर्तन के वायुमंडलीय अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें प्रेक्षक तक पहुँचती है तो प्रेक्षक जब उसको देखता है तो उसको ऐसा आभास होता है कि प्रकाश किरणें सीधी इधर से आ रही हैं, इस स्थिति से आ रही है। तो यही उसकी आभासी स्थिति हो जाती है तारे और या सूर्य की। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश किरणें होती है हमेशा सीधी रेखाओं में चलती है, इसीलिए प्रेक्षक को ऐसा आभास होता है कि प्रकाश किरणें सीधी रेखाओं में आते हुए यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। यस डैश इसकी स्थिति मान लेते हैं। तो यही कारण है कि सूर्य तथा तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचे दिखाई देते हैं। अब वायुमंडलीय अपवर्तन का दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे। अब इसमें दूसरा है घटना क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य दिखाई देता है। यानी पृथ्वी है, पृथ्वी तल के समांतर रेखा जो क्षितिज, इसको होरिजन बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल। अब इसके नीचे सूर्य की स्थिति है, सूर्य की वास्तविक स्थिति। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन कारण ये ऊपर दिखाई देता है, ये इसके सूर्य की आभासी स्थिति है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी तल पर उपस्थित जो प्रेक्षक है उसको सूर्य कब दिखाई देगा? जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें उसके नेत्र पर पड़ेंगी। तो सूर्य से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं इस तरह से वक्री तल पर होते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। तो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद यहाँ वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिसके कारण इसके मार्ग में विचलन होता है। और यहाँ बिंदु O पर कुछ भाग तक देखेंगे तो सीधी रेखाएं मिलती है, तो वहां से उसको डैश डैश रेखाओं में सीधी रेखा के रूप में मिलाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये प्रकाश किरणें इस स्थिति से आ रही है। तो यही इसकी सूर्य की आभासी स्थिति कहलाता है, वर्चुअल पोजीशन कहलाता है। तो यही माना जाता है कि सूर्य जो होता है क्षितिज के नीचे रहता है सूर्योदय से पहले, लेकिन वह क्षितिज से ऊपर दिखाई देता है वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। अर्थात सूर्योदय का जो समय होता है वह कुछ पहले ही हो जाता है, यानी सूर्योदय पहले हो जाता है। और इसी तरह से जब सूर्यास्त होता है कि सूर्य दूसरी ओर क्षितिज के नीचे जब चला जाता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण उसकी स्थिति क्षितिज के ऊपर ही प्रतीत होती है। तो इस तरह से जो दिन का समय होता है वो बढ़ जाता है, यानी जो सूर्यास्त होता है कुछ देर से होता है। तो इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हम लोग ये स्पष्ट कर लिए कि जो सनराइज जो होता है एडवांस होता है और सनसेट जो होता है डिले होता है। दोनों में लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। तो 2 मिनट जो समय होता है सूर्योदय होने में, सूर्योदय पहले ही हो जाता है, 2 मिनट एडवांस ही हो जाता है, लगभग 2 मिनट। और जो सूर्यास्त होता है 2 मिनट देरी से होता है, डिले होता है। तो ये दोनों कारण वायुमंडलीय अपवर्तन ही है। अब इसमें तीसरी घटना है कि क्षितिज के समीप चंद्रमा तथा सूर्य अंडाकार प्रतीत होते हैं, यानी एक शिफ्ट दिखाई देते हैं कि जब सूर्य या चंद्रमा पृथ्वी के समीप होते हैं तो उनको जब देखा जाता है पृथ्वी तल से किसी प्रेक्षक के द्वारा तो वो अंडाकार दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? मान लीजिए कि ये क्षितिज है
क्षितिज से ये कोई भी चंद्रमा या सूर्य है जिसकी स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, तो यहाँ क्या होता है कि इसका जो वास्तविक स्थिति है तो इसका क्षैतिज व्यास और ऊर्ध्वाधर व्यास, अब इसमें ऊर्ध्वाधर व्यास दिखाया गया है, ये भी दिखाया गया है, क्षैतिज व्यास इस तरह से दिखाया जाएगा। तो क्षैतिज व्यास की स्थिति ये इस पर C और D दो बिंदु हैं, तो दोनों बिंदु क्षैतिज व्यास पर स्थित सभी बिंदु क्षितिज से समान दूरी पर होते हैं, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर व्यास होता है A और B, इन पर स्थित सभी बिंदु क्षितिज से विभिन्न दूरियों पर रहेगा। A वाला इसके समीप रहेगा, B वाला इससे दूर रहता है। तो इस चंद्रमा या सूर्य के ऊर्ध्वाधर व्यास के अनुदिश A और B जो होगा ये अंतिम सिरा कहलाएगा इन दोनों का। तो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें इस तरह से चलेंगी, वायुमंडल से होके प्रेक्षक की ओर पहुंचेंगी, तो इस तरह से टेढ़े मार्ग पर चलेगी, और A से भी चलेगी तो इस तरह से चलेगी। तो ये जो प्रकाश किरणें होंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के पश्चात जब वो प्रेक्षक वो पर पहुंचेगी उसके नेत्र पर, तो उसको प्रतीत होगा कि ये डैश 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 बिंदु A डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है। यानी जो B डैश से चलेगा तो B डैश से अपवर्तन के पश्चात B डैश, B के लिए आभासी स्थिति B डैश रहेगा। उसी तरह से A से चलने वाली प्रकाश किरणों के मार्ग में वायुमंडलीय अपवर्तन होगा, तो वहां से प्रेक्षक देखेगा तो वो प्रकाश किरणें A डैश से आती हुई प्रतीत होती। तो ये जो इसका ऊर्ध्वाधर व्यास होता है उसकी जो होता है यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन के पश्चात इसके ऊर्ध्वाधर व्यास जो होता है घट जाता है। यहाँ से जो AB है वास्तविक स्थिति में AB है, ये इसका मान A डैश B डैश से घट जाता है, यानी जो A डैश B डैश है वो कम होता है, इससे घट जाता है। तो जब घट जाता है और जो क्षैतिज व्यास होगा उसके परितः जितने भी बिंदु होंगे सब क्षितिज से समान दूरी पर होंगे, तो जब भी इनकी आभासी स्थिति यहाँ पे मिलेगी तो ये भी क्षितिज से समान दूरी पे ही होंगे। यहाँ से क्षितिज से भी ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, इस पर जितने भी बिंदु मिलेंगे सब समान ऊंचाई बनाएंगे। इस तरह से जो क्षैतिज व्यास है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस किसमें परिवर्तन है तो ऊर्ध्वाधर व्यास में। ऊर्ध्वाधर व्यास घट जाता है, इसीलिए इसकी आकृति दीर्घवृत्तीय हो जाती है, एलिप्टिकल हो जाती है या अंडाकार आकृति हो जाती है, एक डिसेप्ट हो जाता है। तो यही कारण है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जो सूर्य या चंद्रमा होते हैं पृथ्वी के समीप या क्षितिज के समीप हैं, तो उनको देखने पर वह अंडाकार आकृति के दिखाई देते हैं, वैसे प्रतीत होते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन की रात्रि में तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी तारों का टिमटिमाना क्या होता है कि जब रात्रि में पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ हम लोग देखते हैं तो जो तारे दिखाई देते हैं वे जलते बुझते हुए स्थितियों में दिखाई देते हैं। उनकी स्थिति परस्पर बदलती है और जलते बुझते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो तारे होते हैं वह जलते बुझते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसी क्रिया को बोलते हैं तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी तल पर मान लीजिए कोई भी प्रेक्षक वो है और कोई स्टार है, तारा यस स्थिति पर है, वास्तविक स्थिति है, यहाँ से प्रकाश किरण इस तरह से चलता है और इस दिशा में आके वायुमंडलीय अपवर्तन होगा तो इसके मार्ग में विचलन होगा, तो बिंदु वो पाएगी नेत्र पर। लेकिन यहाँ कुछ भाग इसका सीधा होता है, तो प्रेक्षक को ऐसा प्रतीत होगा कि ये सीधी रेखाओं में किसी यस डैश से ये प्रकाश किरण आ रहा है। तो इसका जो स्रोत है या जो तारा है इसकी वास्तविक स्थिति यस पर है, लेकिन उसकी आभासी स्थिति यस डैश पर आ जाती है, उसके ठीक समीप ही स्थिति आ जाती है। तो जैसे स्थिति बदलता है तो उसमें जलते बुझने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसी को ट्विंकलिंग या ऑफ स्टार बोला जाता है, तारों का टिमटिमाना। तो इसकी स्थिति एक बार यहाँ होगी, इसकी अगल बगल यहाँ पर होगी, फिर इसके बगल में होगी, इसी तरह से बार बार बदलती है। तो इसी को टिमटिमाना बोलते हैं, तारों का टिमटिमाना। और दूसरी घटना होती है कि वायुमंडल का जो ताप होता है वह निरंतर बदलता रहता है, जिसके कारण उसके अपवर्तनांक में भी परिवर्तन होता है।
तो जब अपवर्तनांक में परिवर्तन होता है तो उसमें जो अधिक ताप वाले परत होती है उसमें कोई वस्तु रखी है तो उसको देखने पर वो वस्तु अस्थिर प्रतीत होती है, यानी हिलती डुलती प्रतीत होती है या झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। तो उसके कारण भी ये जो तारे होते हैं टिमटिमाते रहते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं या इस घटना को बोलते हैं तारों का टिमटिमाना बोलते हैं। तो ये रहा कुछ प्रमुख घटनाएं जो वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित थी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न परतें, उनमें ताप परिवर्तन कारण विभिन्न परतें उनके घनत्व के अनुसार वितरित हो जाती हैं, जिसके कारण उनके अपवर्तनांक अलग अलग हो जाते हैं। तो उस विभिन्न माध्यम वाले परतों में उपस्थित कोई वस्तु देखने पर हम लोग को अस्थिर दिखाई देती है, चलायमान दिखाई देती है या झिलमिलाती हुई दिखाई देती है, तो उसी घटना को बोला जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोला जाता है। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि असमान ताप वितरण के कारण वायुमंडल में विभिन्न अपवर्तनांक की परतें उपस्थित हो जाती हैं, जिसके कारण उस वायुमंडल से गुजरने वाली प्रकाश किरणों के मार्ग में विचलन हो जाता है। तो उसी क्रिया को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। तो आज हम लोग सीखे वायुमंडलीय अपवर्तन और वायुमंडलीय अपवर्तन पर कुछ आधारित घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।